हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आसिफ मोहम्मद खान, आपका आसिफ सर। और आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट के 16 मार्च शिफ्ट 1 के पेपर के सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए, ये है हमारे मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के फिजिक्स डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट पैनल ऑफ फैकल्टीज। ओके, नाउ बिफोर गेटिंग इनटू सॉल्यूशंस, मैं आपके साथ एक जनरल ओवरव्यू शेयर करना चाहूँगा इस पेपर का। तो होपफुली आप सभी ने पेपर देखा होगा। पेपर काफ़ी आसान था, लेकिन पेपर बहुत ही अच्छा था। अच्छा इन द सेंस कि एनटीए ने कोशिश की है कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स को चेक किया जाए इस पेपर में। साथ ही साथ एनटीए ने कोशिश की है कि इस पेपर में आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर कर लिया जाए। ओके, तो जो बच्चे अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने फिजिक्स का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करके जाएं एग्जाम देने। ओके, साथ ही साथ अपने बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत ही स्ट्रांग रखें, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा कि अगले अटेम्प्ट्स में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर सॉल्यूशंस। तो ये है हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक एंटीना है जिसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर। उसे हमने माउंट किया एक एंटीना टावर पर जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। तो आपको बताना है कि वेवलेंथ क्या होगी सिग्नल की जो कि ये एंटीना ट्रांसमिट करेगा इन मीटर। ओके, तो चलिए, लेट अस से h इज द लेंथ ऑफ द एंटीना, सो h विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, एंटीना टावर की हाइट भी दी गई थी, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें सिर्फ क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द एंटीना चाहिए, जो कि आपको दी गई है इज इक्वल टू 25 मीटर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, लैम्डा विल बी इक्वल टू 4h, और h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो लैम्डा क्या आ जाएगा आपका, इट विल बी 100 मीटर, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए, यहाँ पे आपका डिटेल सोल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आप क्या करें, अपनी स्क्रीन को पॉज कर ले और स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन आपके रिकॉर्ड में आ जाएंगे। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द चैप्टर फ्रिक्शन। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, उसे आप स्लाइड करवा रहे हैं अलोंग द फ्लोर, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। साथ ही साथ आपको बता दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के। तो आपको बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a क्या होगा। ठीक है, तो चलिए FBD बना लेते हैं इस ब्लॉक का। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट अस से ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, और a एक्सेलरेशन ही हमें फाइंड आउट करना है। क्या कर लेते हैं, f के कंपोनेंट कर लेते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका f cos थीटा, और अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इसका कंपोनेंट हो जाएगा क्या, f sin थीटा। नाउ क्योंकि इस ब्लॉक का मास है m, तो नीचे एक mg का फोर्स लग रहा होगा समवॉट लाइक दिस। साथ ही साथ ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बिकॉज ऑफ द सरफेस जिस पे ये रखा हुआ है उसके कारण। लेट अस से n इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि आपका ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा। लेट अस से F इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाय n। ओके, नाउ अब मैं इस FBD को यूज करके वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लेता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट n इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई कैन से दैट f cos थीटा माइनस म्यू के मल्टीप्लाइड बाय n will be equal to mass of the block multiplied by its acceleration a. Okay, now let us call this equation number 2. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से n की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ से आपको आसानी के साथ एक्सेलरेशन a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस डिटेल सोल्यूशन में कुछ इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ से उठा करके इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा लिया, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया आपने कुछ, और उसके बाद आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाता है कुछ इस तरह से। इसके बेसिस पे क्या बोल सकता हूँ कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। So this is your question number 3 from the chapter rotational dynamics। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ कितनी है L है। अब इसके हर कॉर्नर पे हमने क्या किया, एक मास M को प्लेस कर दिया। तो आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या होगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू द DB लाइन एज शोन इन द फिगर।
ओके तो चलिए सबसे पहले हम एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ए पॉइंट के थ्रू पास हो रही होगी और पैरेलल होगी डीबी लाइन के कुछ इस तरह से। अब हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले सभी मासेस का डिस्टेंस निकाल लेंगे फ्रॉम दिस एक्सिस। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट ए पे जो मास प्रेजेंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये इसी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। नाउ पॉइंट बी और पॉइंट डी पे जो मासेस प्रेजेंट है उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस एक्सिस से, लेट अस से वो हो जाएगा इक्वल टू डी। ओके so d will be the distance of this masses from this axis. Now similarly point c पे जो मास प्रेजेंट है उसकी बात कर ली जाए तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस इज लेट अस से ac। तो ac हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ से ac लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, तो इस ट्राइंगल का यूज कर रहा होगा मैं, ट्राइंगल ABC का। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे, आई विल गेट AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करके AC का लेंथ मिल जाता है एज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। इसी तरह से मैं D को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए तो D क्या हो जाएगा फ्रॉम द ज्योमेट्री, इट विल बी इक्वल टू L अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एज L बाय अंडर रूट ऑफ 2। नाउ क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सो लेट अस से I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m multiplied by 0 का स्क्वायर for the mass which is present at point A. For the mass which is present at point B ये हो जाएगा आपका m multiplied by d स्क्वायर। सिमिलरली जो मास आपका प्रेजेंट था यहाँ पे d पर, उसके लिए भी आपका ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m multiplied by d का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका जो मास प्रेजेंट है किस पे, पॉइंट C पे, उसके लिए यह हो जाएगा क्या, m मल्टीप्लाइड बाय AC लेंथ का स्क्वायर। ओके नाउ वैल्यू फीड कर लेते हैं यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट I इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय L बाय अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाइड बाय L बाय अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाइड बाय L अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके मुझे यहाँ पे मिल जाता है I इज इक्वल टू 3ml स्क्वायर विच इन फैक्ट इज माई फाइनल आंसर। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा आपका। इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम द चैप्टर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो किस पे डिपेंड करेगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके तो मैं जानता हूं दैट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन EV इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट, जहां पे V क्या है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं दैट V विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय E मल्टीप्लाइड बाय nu माइनस h डिवाइडेड बाय E मल्टीप्लाइड बाय nu नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V आपका जो है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर C है वही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। और आप देख सकते हो ये है इसका डिटेल सोल्यूशन कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम द चैप्टर मेजरमेंट। ओके यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है, दैट वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज a सेंटीमीटर एंड nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो आपको बताना है कि लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर क्या होगा इन मिलीमीटर। ओके तो चलिए आपसे क्या बोल दिया गया, दैट n वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दैट 1 VSD will simply be equal to n-1 divided by n MSD. Now मुझे फाइंड करना था लीस्ट काउंट। सो लेट अस से LC इज द लीस्ट काउंट। ये क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो सिंपली क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ 1 VSD फ्रॉम हियर टू हियर। तो मुझे मिल जाता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस n-1 डिवाइडेड बाय n MSD। ओके फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके लिख सकते हैं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका MSD बाय n। नाउ आपको दे दिया गया दैट वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज a सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा दैट LC विल बी इक्वल टू a बाई n सेंटीमीटर। बट मुझे तो मिलीमीटर में आंसर देना था, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से, आई कैन राइट दैट LC विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइडेड बाई n मिलीमीटर।
एंड दिस इज गोना बी माई फाइनल आंसर, जो कि आपको दे दिया गया है इन द ऑप्शन 2. सो 2 ऑप्शन इज गोना बी माई करेक्ट आंसर. और आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन डिटेल वे में कुछ इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज है वो ट्रैवल कर रही है इन वैक्यूम अलोंग वाई डायरेक्शन. तो बेसिकली यहाँ मुझे क्या बता दिया गया, मुझे बता दिया गया दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज अलोंग वाई कैप. ओके, नाउ फर्दर मुझसे क्या बोला जा रहा है, मुझसे बोला जा रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जेड कैप टेस्ला. और आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इसी पॉइंट के ऊपर. साथ ही साथ स्पीड ऑफ द लाइट इज गिवन टू यू एज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अगर ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज काम कर लेता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E विल बी इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय C, where C इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, मुझे मिल जाता है E इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पे मुझे मिल जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज 24 वोल्ट पर मीटर. सो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड. अब डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं, दैट E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा किसका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव का, जो कि आपको दे दिया गया था इन द क्वेश्चन एज y कैप. साथ ही साथ मुझे पता है कि जो B वेक्टर का डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग z कैप. ओके, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो E वेक्टर का डायरेक्शन होगा इट शुड बी अलोंग माइनस x कैप. ओके, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा. तो फाइनली मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 24 माइनस x कैप वोल्ट पर मीटर. फर्दर इसे क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट इट एज E वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस 24 x कैप वोल्ट पर मीटर. और आप देख सकते हो कि यही आपको मिल जाता है इन ऑप्शन नंबर 4. सो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड दिस इज योर डिटेल्ड सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स. यहां आपसे बोला जा रहा है दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस of a comet from the sun are 1.6 into 10 to the power 12 meter and 8 into 10 to the power 10 meter respectively. और आपको बता दिया गया that the speed of the comet at the nearest point is 6 into 10 to the power 4 meter per second. तो आपको बताना है कि speed of the comet क्या होगा furthest point पर. ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से हो रहा होगा यहाँ पे. लेट अस से ये आपका सन है कुछ इस तरह से, और जो कॉमेट है वो एक इलिप्टिकल पार्ट में इसके आसपास घूम रहा है कुछ इस तरह से. नाउ लेट अस से दिस इज योर पॉइंट 1, जो कि क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट टू द सन होगा कॉमेट के लिए, और ये पॉइंट 2 हो जाएगा जो कि क्या होगा, फर्देस्ट पॉइंट होगा फॉर द कॉमेट फ्रॉम द सन. सो लेट अस से ये आपका डिस्टेंस r1 हो जाएगा जो कि मिनिमम होगा, और ये डिस्टेंस r2 हो जाएगा जो कि मैक्सिमम होगा. जब आपका कॉमेट पॉइंट 1 पे होगा तो लेट अस से उसकी वेलोसिटी v1 होगी कुछ इस तरह से, और जब वो पॉइंट 2 पे होगा तो लेट अस से उसकी वेलोसिटी v2 होगी कुछ इस तरह से. सो यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू विच आई कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 1 फॉर द कॉमेट विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 2 फॉर द कॉमेट. नाउ मैं जानता हूं कि अगर लेट अस से इस कॉमेट का मास मान लेते हैं m, तो मैं क्या बोल सकता हूं दैट L1 विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय r1 v1 एंड इट विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय r2 v2. यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे v2 फाइंड आउट करना था यहाँ पे. तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दैट v2 विल बी इक्वल टू r1 v1 डिवाइडेड बाय r2. नाउ आपको r1 v1 r2 की वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में, सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो आप देख सकते हो डिटेल सोल्यूशन में कुछ इस तरह से हम वैल्यू फीड कर लेंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा क्या, इट विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे दिया गया है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोना बी योर करेक्ट आंसर. Question number 8 is from the chapter circular motion.
यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 200 ग्राम, वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव, जिसकी रेडियस आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। आपसे बोला जा रहा है कि जो ब्लॉक है वो 40 सेकंड का समय लेता है इन कंप्लीटिंग वन राउंड। तो आपको बताना है कि नॉर्मल फोर्स बाय द साइड वॉल ऑफ द ग्रूव ऑन द ब्लॉक विल बी हाउ मच। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स will be provided by the normal reaction, or you can say normal force by the walls of the groove। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, N will be equal to centripetal force m omega square r। now यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, that omega can be written as 2 pi by t, जहाँ पे t क्या हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है। सिंपली क्या कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम हियर टू हियर, तो मुझे क्या मिल जाता है, आई गेट n इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इन kg, जो कि कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.2 multiplied by 4 pi square divided by t square multiplied by radius of the horizontal circular groove in meter। तो वो क्या हो जाएगी, इट विल बी 0.2। नाउ सिंपली क्या कर लेंगे, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे एज 3.14 एंड टाइम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड के एज 40 सेकेंड। तो यहाँ से आपको नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा आपका वेरी इजीली, जो कि आप देख सकते हो इन द डिटेल सॉल्यूशन समवॉट लाइक दिस। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है कि एक आरसी सर्किट है कुछ इस तरह से। अब हमने क्या किया है कि इनपुट के अक्रॉस हमने एक एसी सोर्स को फीड किया हुआ है जो कि जनरेट कर रहा है एक स्क्वायर वेव समवॉट लाइक दिस। नाउ आपको बताना है कि आउटपुट वेव पैटर्न क्या होगा जो कि सीआरओ पे आपको दिखेगा। ओके, तो चलिए आपको गिवन ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा होगा सीआरओ पे। ओके, तो चलिए एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं इस वाले सर्किट को। तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी अज्यूमिंग दैट जो इनपुट आपने अप्लाई किया है एसी सोर्स, उसका क्या हो रहा होगा, पहले पॉजिटिव साइकिल अप्लाइड होगा अक्रॉस दिस इनपुट। ओके, सो मैं क्या मान रहा हूं कि पॉजिटिव इनपुट अप्लाइड है यहाँ पे वोल्टेज। तो मैं क्या बोलूंगा, इस दौरान जब आपका पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड होगा इनपुट पर, तब आपका कैपेसिटर क्या होगा, ये चार्जिंग करना स्टार्ट कर देगा। ओके, नाउ ये चार्जिंग के दौरान चाहेगा कि अपनी सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच जाए, और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक कि आपके इनपुट पे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाइड होगी। लेकिन क्योंकि आपकी एसी साइकिल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि थोड़े समय के बाद ये आपकी साइकिल क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी, और यहाँ पे नेगेटिव इनपुट वोल्टेज अप्लाइड हो जाएगा इनपुट के अक्रॉस। और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव इनपुट वोल्टेज होगा, वैसे ही आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा। ओके, और ये डिस्चार्ज होता रहेगा जब तक कि आपके इनपुट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड होगा। नाउ थोड़े समय बाद वापस से, क्योंकि एसी साइकिल है तो रिवर्स होके यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, अल्टरनेटिवली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग चलता रहेगा। ओके, चलिए तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, उस दौरान आपका सर्किट कुछ इस तरह से बन रहा होगा, और करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। और जब आपका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, तब सर्किट कुछ इस तरह से होगा, और आपका करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि जब आपकी इनपुट में अप्लाई किया गया था कुछ इस तरह से एसी विच इज स्क्वायर वेव, तो ये आपका इनपुट होगा स्क्वायर वेव का कुछ इस तरह से। ओके, ये इस तरह से कॉन्टिन्यूसली अल्टरनेट होता रहेगा। अब इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज योर इनपुट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज योर आउटपुट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ मार्किंग्स ड्रॉ कर लेते हैं with different color। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब मैं येलो कलर से ड्रॉ करने जा रहा हूँ हमारा आउटपुट जो वेव फॉर्म मिल रहा होगा मुझे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस दौरान आपका चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आपका वेव फॉर्म आ रहा होगा। ओके, कुछ इस तरह से। और जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल अप्लाइड होगा, तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से बन रहा होगा, और इसी तरह से कंटिन्यू होता चला जाएगा अल्टरनेटिवली। तो आप देख सकते हो कि आपका वेव फॉर्म आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल रहा होगा। और अगर ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको कुछ इस तरह का ही वेव फॉर्म मिल जाता है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाता है करेक्ट आंसर, एंड दिस इज योर डिटेल सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ आपसे बोला जा रहा है दैट इन थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर, और आपको चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, तो मैं जानता हूं दैट इन थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क डिपेंड्स ऑन द पार्ट टेकन टू रीच फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं, ऑप्शन नंबर 3 पाथ फंक्शन विल बी करेक्ट आंसर। इसका एक अल्टरनेट अप्रोच भी हम देख लेते हैं।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे जो डेल डब्ल्यू है बेसिकली ये क्या है, वर्क डन बाय गैस, जो कि डिपेंड करता है ऑन द प्रोसेस यानी कि पाथ पर। ओके, नाउ आप क्या बोल सकते हो यहाँ से, दैट वर्क विल डिपेंड ऑन द पाथ। नाउ यू की बात कर ली जाए तो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स। नाउ इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो आपका डेल क्यू है यानी कि हीट, इसे भी डिपेंड करना होगा ऑन द प्रोसेस। ओके, सो क्या बोल सकता हूं कि जो हीट होगी वो भी आपकी क्या होगी, डिपेंड करेगी पाथ पर, क्योंकि आपका W डिपेंड कर रहा है पाथ पर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अगेन दैट हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोना बी अ करेक्ट आंसर, और ये है इसका डिटेल सॉल्यूशन जो आप देख सकते हो। नंबर 11 जो है आपका, इट इज फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ आपको दे दी गई है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे दिया गया A, और उसकी इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी आपको दे दी गई ρ। अब इसे हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया इसके एंड के क्रॉस, जिसके कारण एक करंट फ्लो करने लगा। ओके, नाउ आपसे बोला जा रहा है केस 2 की बात कर ली जाए तो वहां पे क्या किया हमने, सेम मटेरियल का वायर लिया, उसकी लेंथ को हमने क्या किया, इससे डबल कर लिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ कर दिया। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट करंट क्या होगा इस केस में। ठीक है, तो चलिए बात कर ली जाती है ओरिजिनल केस की हमारी, जब आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी सिंपली इक्वल टू रो एल बाई ए, और इस केस में जो करंट फ्लो करेगा, लेट अस से कैपिटल I, इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप डिवाइडेड बाय द रेसिस्टेंस R। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, केस 2 की बात कर लेते हैं, जहां पे आपने क्या किया, लेंथ को चेंज कर दिया, तो नई लेंथ आपकी क्या हो गई, 2L हो गई, और आपका जो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, लेट अस से A', ये हो जाएगा आपका A/2। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वापस से रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे R' आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी रो मल्टीप्लाइड बाय 2L डिवाइडेड बाय A/2। यहाँ पे हमने रो ही लिया है और यहाँ पे भी आपने रो लिया था, वाई, बिकॉज सेम मटेरियल का वायर आपने लिया है। ठीक है ना, नाउ यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट R' विल सिंपली बी इक्वल टू, इट विल बी रो L बाई A मल्टीप्लाइड बाय 4। लेकिन रो L बाई A तो मेरी किसकी वैल्यू थी, R की वैल्यू थी, तो R' क्या हो जाता है यहाँ से, सिंपली एज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। नाउ अब बात कर लेते हैं इस केस में आपका जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आपका जो नया करंट होगा, लेट अस से I', इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप V डिवाइडेड बाय आपका नया रेसिस्टेंस विच इज 4R। अब क्या कर लेते हैं, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अगेन फ्रॉम हियर, सो आई विल गेट I' इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय रो L, और ऊपर एक A से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि आप देख सकते हो आपको दिया गया है इन ऑप्शन नंबर 4, विच इज 1/4 VA डिवाइडेड बाय रो L। सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसका डिटेल सोल्यूशन कुछ इस तरह से हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो है फ्रॉम द चैप्टर फ्लूइड। ओके, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक सबमरीन है, उसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है कितना, 3 × 10⁵ पास्कल का, जब वो किसी सर्टन डेप्थ पर है। नाउ अगर आपने डेप्थ को डबल कर दिया तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा प्रेशर पे जो कि एक्ट कर रहा होगा सबमरीन के ऊपर, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या बोला गया, केस 1 की बात कर लेते हैं, जब आपकी सबमरीन क्या थी, लेट अस से H डेप्थ पर थी, तो इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा था लेट अस से P। अब आपसे बोला गया कि अगर मैंने इसकी डेप्थ को डबल कर दिया कुछ इस तरह से, ओके, तो इसकी डेप्थ को डबल कर दिया यानी कि 2H कर दिया मैंने, तो क्या हो जाता है, लेट अस से इसका प्रेशर चेंज होके P' हो जाता है। तो अब बात कर ली जाए अगर P की, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर P विल बी इक्वल टू P0 विच इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस rho multiplied by G multiplied by H, where rho is the density of the water and G is the acceleration due to gravity, और H क्या हो जाएगी, ये वाली डेप्थ हो जाएगी आपकी। नाउ ये आपको दी गई है कितनी, इट इज इक्वल टू 3 × 10⁵ पास्कल दे दिया गया। साथ ही साथ में जानता हूं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 की वैल्यू आपको दे दी गई है एज 1 × 10⁵ पास्कल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दैट रो GH विल सिंपली बी इक्वल टू 2 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, नाउ अगर अब बात कर ली जाए कि जब आप डेप्थ को डबल कर देते हो यानी कि 2H कर देते हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय रो GH विल सिंपली बी इक्वल टू
4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल। नाउ अगेन हम बात कर लेते हैं P डैश प्रेशर की। तो P डैश प्रेशर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू P नॉट विच इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपका 2 रो जी एच। ओके, अब 2 रो जी एच की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। P नॉट की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो यहाँ से P डैश निकल के आ जाता है सिंपली एज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब आपको बताना था क्या, आपको बताना था परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू P डैश माइनस P डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपली क्या कर लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे P डैश की और P की। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा ऑन सॉल्विंग दिस, जो आप देख सकते हो इन डिटेल सोल्यूशन समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली P डैश की और P की, तो आपको कैलकुलेट करके मिल जाता है योर आंसर एज 200/3% विच इज गिवन टू यू इन ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिज्म। यहां आपसे बोला जा रहा है दैट a bar magnet of length 14 centimeter is placed in the magnetic meridian with its north pole pointing towards the geographical north pole. A neutral point is obtained at a distance of 18 centimeter from the center of the magnet. If BH is equal to 0.4 Gauss, the magnetic moment of the magnet is, and you have to take the value of 1 Gauss as equal to 10 to the power minus 4 Tesla. Now, तो देखिए इसका कुछ इस तरह से डायग्राम बन रहा होगा। आपने बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि इसका नॉर्थ पोल है जो वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ओके, नाउ तो ये हो जाएगा आपका प्लस एम, और ये क्योंकि एस हो जाएगा आपका साउथ पोल, तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस एम। ओके, नाउ आपसे बोला जा रहा था कि न्यूट्रल पॉइंट था, लेट अस से दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये लेंथ हो जाती है आपकी क्या, 18 सेंटीमीटर, और ये आपकी बार मैग्नेट को 2 इक्वल हिस्सों में काट रही है। तो ये हो जाएगा ऊपर का 7 सेंटीमीटर, नीचे वाली लेंथ भी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। नाउ ड्यू टू दिस प्लस एम एक बी नॉट एक्ट कर रहा होगा कुछ इस तरह से। लेट अस से एंगल आपका थीटा था, तो ये वाला एंगल भी आपका हो जाएगा क्या, थीटा, और ये माइनस एम के कारण बी नॉट कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, और ये वाला एंगल भी आपका लेट अस से थीटा है। ओके, तो क्या कर लेते हैं, बी नॉट के कंपोनेंट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूं कि इस बी नॉट का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा इट विल बी इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ दिस बी नॉट इन दिस डायरेक्शन, और क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल आउट कर देंगे आपस में। और इनका जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे वो एड अप होकर क्या बन जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 2b नॉट साइन थीटा, जो कि इनफैक्ट बैलेंस कर रहे होंगे bh को, जिसकी वैल्यू आपको दे दी गई है इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ओके, नाउ तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं दैट 2b नॉट साइन थीटा विल इन फैक्ट बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, नाउ बी नॉट की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, चलिए राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हो r यहाँ पे ये वाली लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो अगेन इस वाला ट्राइंगल को देखो, तो साइन थीटा की प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 7 डिवाइडेड बाय r, इट विल बी इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय m बाय r क्यूब will be equal to 0.4 multiplied by 10 to the power minus 4. Now r जो है यहाँ पे उसको क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं m as r is equal to under root of 7 square plus 18 square. तो वैल्यू ऑफ r यहाँ से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं along with other values। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे मिल जाता है यहाँ से m, स्मॉल m मिल जाएगा मुझे। अब जब मैं इस स्मॉल m को मल्टीप्लाई कर देता हूँ with the length of the bar magnet which is 14 सेंटीमीटर, तो मुझे मिल जाता है यहाँ से क्या, कैपिटल M, जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। ओके, तो सिंपली क्या कर लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो आपको स्मॉल m मिल जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके कैपिटल M आपको मिल जाता है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हो रहा होगा, डिटेल सोल्यूशन में मैंने वैल्यू फीड कर दी है, तो फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाता है इक्वल टू 2.880 which in fact is given in option number 2. So option number 2 ही हो जाता है मेरा correct option. Okay. Question number 14 is from kinetic theory of gases, KTG. Okay.
क्या बोला जा रहा है आपसे? बोला जा रहा है द वॉल्यूम V ऑफ एन एनक्लोजर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 3 gases, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. कंसिडर R एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तब आपको बताना है कि प्रेशर ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा गैसेस का. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. सो लेट अस से N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? N1 विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 32, यानी कि ये हो जाता है आपका कितना? हाफ मोल. Similarly, let us say N2 is the number of moles of nitrogen. तो ये कितने हो जाएंगे? It will be equal to 28 divided by 28, यानी कि 1 मोल हो जाता है ये आपका. और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल की बात कर ले तो N3 will be equal to 44 divided by 44. तो फाइनली आपको यहाँ से भी मिल जाता है क्या? 1 मोल. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मोल let us say is N. सो ये क्या हो जाएंगे? It will be equal to N1 plus N2 plus N3. सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को N1, N2 एंड N3 की. तो क्या मिल जाता है मुझे? N. टोटल नंबर ऑफ मोल क्या मिल जाएंगे मुझे? इट विल बी इक्वल टू 2.5 और आई कैन से 5/2 मोल्स. ठीक है, नाउ आई विल बी यूजिंग द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. और यहां से मैं क्या लिख लूंगा? आई कैन राइट फ्रॉम हियर दैट pressure of the mixture will be equal to nRT divided by V. Now n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ से. तो मुझे क्या मिल जाता है? मुझे मिल जाता है pressure of the mixture is equal to 5/2. 5/2 लिखेंगे यहाँ पे. 5/2 RT divided by V. So this is my final answer, जो कि मुझे दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर. सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर. और ये रहा इसका डिटेल सॉल्यूशन. ओके, नंबर 15 जो है आपका, इट इज फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपकी 2 पैरेलल रेल्स हैं कुछ इस तरह से, जो कि आप देख सकते हो फिगर में. इनके ऊपर एक कंडक्टिंग बार है जिसकी लेंथ कितनी है? L, जो कि स्लाइड कर सकती है फ्रीली ऑन दिस रेल्स. अब हम क्या कर रहे हैं? इस बार को हम स्लाइड करवा रहे हैं बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल फोर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड V, समवॉट लाइक दिस. नाउ आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उसका डायरेक्शन आप देख सकते हो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, और यू कैन से इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड होगा. और हमने क्या किया? R1 R2 2 रेसिस्टर को पैरेलल रेल्स के बीच में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया. तो अब आपको बताना है कि जो करंट I1 जो R1 से के थ्रू फ्लो होगा और करंट I2 जो कि R2 के थ्रू फ्लो होगा, उनका डायरेक्शन क्या रहा होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? बैटरी बना लेते हैं. ओके, तो बैटरी बनाने का तरीका क्या है? बैटरी हम कुछ इस तरह से बनाते हैं. आप देख सकते हो कि आपकी जो स्पीड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. तो मैं क्या करूंगा? अपने हाथ को कुछ इस तरह से रखूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड और अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए कुछ इस तरह से हो रहा होगा. डायरेक्शन मैंने हाथ का कुछ इस तरह से रखा और कर्ल की फिंगर कुछ इस तरह से. तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो मुझे क्या दे देगा? इट विल गिव मी द हायर पोटेंशियल साइड ऑफ द बैटरी. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका हायर पोटेंशियल साइड ऑफ द बैटरी और ये आपका हो जाएगा लोअर पोटेंशियल साइड ऑफ द बैटरी. तो क्या कर सकता हूं मैं? यहाँ पे बैटरी बना सकता हूं कुछ इस तरह से. तो ये इसका पॉजिटिव टर्म है और यू कैन से हायर पोटेंशियल साइड हो जाएगा, और ये इसका नेगेटिव टर्म है या बोल सकते हैं कि लोअर पोटेंशियल साइड हो जाएगा. तो सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं बाकी का. तो यहाँ पे आपका क्या है? R2 है. ओके, रेसिस्टर R2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाता है R1, समवॉट लाइक दिस. नाउ अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा होगा इस वाले डायरेक्शन में. ये हो जाएगा आपका क्या? I1, और ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से फ्लो ऑफ करंट विच इज इनफैक्ट योर I2. तो आप देख सकते हो कि जो I1 का डायरेक्शन है वो क्या है? इट इज क्लॉकवाइज, एंड जो I2 का डायरेक्शन है इट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? I1 इज क्लॉकवाइज एंड I2 इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो चलिए इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं? अपने ऑप्शन को पिक कर लेते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको दे दिया गया है दैट I1 इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड I2 इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ऑप्शन नंबर 1. सो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर.
अब इस क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेट मेथड भी है, तो वो भी देख लीजिए। चलिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ इस तरह का लूप है आपका, यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं आपके। अब आप देख सकते हो कि आपने बार को क्या किया, स्लाइड करवाया इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि जब आप बार को स्लाइड करवाओगे इस डायरेक्शन में, जो एरिया है इस लूप का वो कम होगा, यानी कि डिक्रीज करेगा, और इस लूप का एरिया, जिसे मैं लूप 2 बोल रहा हूँ, उसका एरिया इंक्रीज कर रहा होगा। ओके, इसके कारण क्या हो रहा होगा, इसके कारण ये हो रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एरिया 1 में वो डिक्रीज करेगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एरिया 2 में वो इंक्रीज कर रहा होगा। ओके, नाउ अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ और करंट जनरेट होगा, जो कि क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा इस चेंज को। तो उसके बेसिस पे क्या बोल सकता हूँ कि उसके बेसिस पे ये होगा कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा वो आपका एक करंट फ्लो करवाएगा कुछ इस तरह से, जिसे मैंने I1 बोला, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो आपकी फ्लक्स है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे, वो करंट फ्लो करवाएगा कुछ इस तरह से। तो आपका देखिए, आप क्या बोल सकते हो कि कुछ इस तरह से आपका करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी इंक्रीज। ओके, नाउ इसी तरह से अगर बात कर ली जाए लूप 2 की, तो लूप 2 में आपको क्या करना है, जो इंड्यूस ईएमएफ है उसके कारण आपका करंट फ्लो करेगा I2, जो कि चाहेगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे कम करे, डिक्रीज करे। तो उसके लिए क्या करेगा वो, उसके लिए वो क्या करेगा कि वो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा ताकि आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाए। ओके, तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो I1 होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और जो I2 होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, समवॉट लाइक दिस। ओके, तो चलिए, नंबर 16 इज फ्रॉम चैप्टर काइनेमैटिक्स। यहाँ पे आपको दे दिया गया है एक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल को। इसके करस्पॉन्डिंग आपको बताना है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा बाइसाइकिल मोशन का, और आपको चूज करना है फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शंस। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ए स्मार्ट मेथड। ओके, तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपको Vx ग्राफ दिया गया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई नो दैट एक्सेलरेशन A इज बेसिकली इक्वल टू V dV बाई dx होता है। नाउ अगर मैं बात कर लूँ ग्राफ के एनालिसिस की, तो मैं इसे एनालाइज करूंगा फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 200 मीटर फर्स्ट। तो बात कर लेते हैं फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 200 मीटर तक की। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपकी वेलोसिटी के। तो इस रीजन के लिए जो ग्राफ बन रहा होगा आपका AX ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा आपका, कि यहाँ पे से आपका चालू हो रहा होगा एक्सेलरेशन और इंक्रीज करेगा लीनियरली समवॉट लाइक दिस। नाउ अगर बात कर ली जाए इसके दूसरे पोर्शन की, यानी कि x इक्वल टू 200 से 400 मीटर तक की, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4x इक्वल टू 200 मीटर टू 400 मीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0 एज स्लोप इज इक्वल टू 0। नाउ इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं इसे शो कर रहा हूँ बाय यूजिंग ए येलो लाइन। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, नाउ यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनेगी जिसे मैं ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, तो इस तरह का आपका कुछ ग्राफ बन रहा होगा। अगर ऑप्शन चेक कर लिए जाएँ तो सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो आपको दिखेगा वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इसका डिटेल सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा जो कि आप देख सकते हैं। नंबर 17 इज फ्रॉम चैप्टर कैपेसिटेंस। यहां आपसे बोला जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कुछ इस तरह से। नाउ लेट अस से इसके अंदर एयर भरी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट इज लेट अस से A, और जो थिकनेस है या फिर बोल सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट, ये क्या है आपका, लेट अस से D है। तो इस केस में ये ओरिजिनल केस था आपका, तो आपसे बोला गया कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी C नॉट, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ओके, नाउ अब क्या बोला जा रहा है, अब आपसे बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, इस कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस कितनी थी, 3/4 टाइम्स ऑफ D। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपकी ये थिकनेस हो गई कितनी, ये हो जाएगी आपकी 3D/4। तो ये वाली थिकनेस कितनी बच जाएगी आपकी, सिंपली ये आपकी हो जाएगी क्या, D/4। नाउ इधर आपने डाइलेक्ट्रिक भरा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K।
ठीक है। नाउ लेट अस से यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा वो C1 हो जाएगा और यहाँ पे कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा क्या, C2। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस नए वाले केस के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, C डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों ही कैपेसिटर आपकी सीरीज में है, तो बोला जा सकता है दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और यू कैन से न्यू कैपेसिटेंस C डैश क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है। नाउ C1 के बारे में क्या बोला जा सकता है, C1 के बारे में बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय K मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय 3D/4। और इसी तरह से अगर C2 की बात कर ली जाए तो C2 को लिख सकता हूं मैं एज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/4, क्योंकि इस वाले हिस्से में तो अब भी हवा ही भरी हुई है। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C2। अब क्या कर देते हैं, सिंपली C1 और C2 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो आप देख सकते हो कि डिटेल सोल्यूशन में मैंने सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2, तो किस तरह से हो रहा है, और फर्दर मैनिपुलेशंस करके फाइनली मेरा आंसर आ रहा है एज C डैश इज इक्वल टू 4K डिवाइडेड बाई K प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई C नॉट, which in fact is given to me in option number 1. So option number 1 is going to be my correct answer. Okay. Number 18 is from chapter electromagnetic waves. ठीक है, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है फ्री स्पेस में और उसका रिलेशन बिटवीन एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड UE एंड मैग्नेटिक फील्ड UM क्या होगा। ठीक है, तो मैं जानता हूं दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड UE होती है, इट इज इक्वल टू, और यू कैन से इट इज सेम एज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड UM। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं दैट UE विल सिंपली बी इक्वल टू UM। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ओके, और आप देख सकते हैं ये रहा इसका डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 आपका SHM का सवाल है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कि क्या है, लिफ्ट के अंदर। नाउ लिफ्ट इज स्टेशनरी, तो उस केस में क्या हो रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है, इट इज इक्वल टू T। अब आपसे बोला जा रहा है कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, तो इस केस में आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए केस 1 की बात कर लेते हैं। जब आपकी लिफ्ट स्टेशनरी थी तब टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी इक्वल टू T इज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ L/g, जहाँ पे g क्या है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नाउ अब बात कर ली जाए केस 2 की। जब आपकी लिफ्ट थी वो क्या कर रही थी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, और क्योंकि आपका सिंपल पेंडुलम इस लिफ्ट के अंदर था तो उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, जिसके कारण उसके ऊपर जो g इफेक्टिव लगेगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g प्लस g/2। तो यहाँ से कैलकुलेट करके लिख सकता हूँ g इफेक्टिव को एज इक्वल टू 3g/2। ठीक है, नाउ इस केस में आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा, लेट अस से T डैश, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2π मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ L/g डैश, सॉरी L/g इफेक्टिव होगा, L/g इफेक्टिव। ओके, नाउ क्या कर देते हैं, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं g इफेक्टिव की फ्रॉम हियर टू हियर। तो यहां से मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है T डैश विल बी इक्वल टू 2π मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ L/3g/2, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है एज इक्वल टू 2π मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय L/g। ओके, नाउ जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से दैट T डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय T। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। और आप ध्यान से देखिए तो थर्ड ऑप्शन में आपको यही मिल जाता है दैट अंडर रूट ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाय T। ओके, तो यही है मेरा फाइनल आंसर और आप देख सकते हो इसका डिटेल सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यहाँ पे आपको एक प्रिज्म दिया गया है, वो बोला गया है दैट द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन, और आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है और उनके बेसिस पे आपको ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो चलिए ये आपका प्रिज्म है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी योर इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी योर एमर्जेंट रे। नाउ लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द प्रिज्म। तो कुछ इस तरह से बन रहे होंगे ये।
नाउ लेट अस से ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंड दिस विल बी योर एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई। नाउ क्या बोल सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा R1 एंगल और ये आपका हो जाएगा एंगल R2, ठीक है। नाउ क्या बोलेंगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेविएशन मिनिमम कब होगा प्रिज्म के केस में, तो तब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ दैट इन दिस केस इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म। बिल्कुल सही बात है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर ए में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं, तो उससे पहले मैं बता सकता हूं कि अगर मिनिमम डेविएशन की बात कर ली जाए तो R1 विल बी इक्वल टू R2। इसके बेसिस पे मैं बोल दूंगा कि स्टेटमेंट बी में जो दिया है रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल टू इट्स बेस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वाई, बिकॉज R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, तो ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी, ये सिमेट्रिक हो जाएगी आपकी, सॉरी पैरेलल हो जाएगी आपके बेस के साथ प्रिज्म के। ओके, नाउ साथ ही साथ मैं क्या बोल सकता हूं कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में प्रिज्म के लिए एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ई। इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट सी में प्रोवाइड की गई थी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो देख सकता हूं कि स्टेटमेंट नंबर ए, बी और सी की इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो इसके बेसिस पे कौन सा ऑप्शन होगा आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ दैट स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आर ट्रू, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला सवाल है आपका फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। यहां आपसे बोला जा रहा है दैट ए फ्रिंज विड्थ ऑफ 6 mm was produced for 2 slits separated by 1 mm apart. The screen is placed 10 meter away. The wavelength of light used is x nanometer. Okay, now the value of x to the nearest integer is, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया फ्रिंज विद बीटा इट इज इक्वल टू 6 mm, और जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट थी स्मॉल डी वो आपको दी गई है 1 mm, और कैपिटल डी आपका क्या हो जाएगा, इट इज 10 मीटर। नाउ आपको बताना है कि वेवलेंथ क्या होगी जो लाइट यूज की गई उसकी। नाउ तो क्या बोल सकता हूं मैं, मुझे पता है रिलेशन दैट बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो सिंपली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी। तो इजीली यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है लैम्डा की, जो आप देख सकते हो डिटेल सोल्यूशन में कुछ इस तरह से होगी। ओके, जो कि आपकी निकल के आएगी एज 600 नैनोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 600, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, इट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और यू कैन से सेमीकंडक्टर। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को अंडरस्टिमेट करके चलते हैं, लेकिन जो एनटी है वो कंसिस्टेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल पूछ रहा है। तो प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन अच्छे से करके जाए फॉर योर फर्दर अटेम्प्ट्स। ओके, तो चलिए सवाल की ओर बढ़ चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का सर्किट दिया हुआ है जहाँ पे एक जीना डायोड है, उसके अंदर क्या है आपको दिया गया है वोल्टेज अक्रॉस जीना डायोड एज 15 वोल्ट, और आपको बताना है कि जीना डायोड के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होगा वो कितना होगा, एंड यू हैव टू आंसर एज x इंटू 10 टू द पावर -1 वोट, और वहाँ पे आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 22 वोल्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0, यहाँ लिख सकता हूँ 22 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे 15 वोल्ट है जीना डायोड का अक्रॉस ड्रॉप, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 और यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि 35 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, इट विल बी 22 माइनस 15, तो ये आपका आ जाएगा क्या 7 वोल्ट। ओके, और लेट अस से इस वाले रेसिस्टेंस के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा था कुछ इस तरह से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ दैट आई विल सिंपली बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 35, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/5 एम्पियर, ठीक है। नाउ लेट अस से करंट आई आगे बढ़ता है, इस जंक्शन पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये I1 हो जाता है और I2 में ये हो जाता है डिवाइड कुछ इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे आपका 15 वोल्ट का ड्रॉप था जीना डायोड का क्रॉस, और ये वाली दोनों ब्रांचेस आपकी क्या है पैरेलल हैं, तो यहाँ पे भी 15 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा होगा इस वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो कि 90 ओम का आपको दिया गया है। तो इसके थ्रू तो आपका करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ दैट I1 विल सिंपली बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 90, तो यहाँ से आपको मिल जाता है क्या 1/6 एम्पियर। नाउ क्योंकि आप देख सकते हो इस वाली अगर जंक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अगर मैं KCL का यूज कर लेता हूँ किरचॉफ करंट लॉ का, तो मैं बोल सकता हूँ दैट I2 विल सिंपली बी इक्वल टू I माइनस I1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाता है 1/5 माइनस 1/6, तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकल के आ जाती है सिंपली एज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाई 30 एम्पेयर। और मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था पावर डिसिपेट जो होगा इस जेनर डायोड के अक्रॉस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट पावर डिसिपेटेड P विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस जेनर डायोड विच इज 15 मल्टीप्लाई बाय जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है विच इज 1/30। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है यहाँ से 1/2, ओके, जिसे मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 0.5 वोल्ट। नाउ मुझे आंसर देना था x इंटू 10⁻⁻1 की टर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ पावर p हो जाएगा आपका सिंपली एज 5 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दैट x की वैल्यू हो जाएगी सिंपली एज इक्वल टू 5, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में कुछ इस तरह से हो रहा है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 5, ओके। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एरर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बोला गया दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I होता है, और आपको बोला गया दैट V इज इक्वल टू 50 ± 2 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 20 ± 0.2 एम्पेयर। तो आपको बताना है कि जो परसेंटेज एरर इन R है, अगर वो X% है तो X की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो चलिए, मुझे यहाँ पे दे दिया गया दैट R इज इक्वल टू V/I होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ दैट del R/R इंटू 100 हो जाएगा आपका इक्वल टू del V/V इंटू 100 प्लस del I/I इंटू 100। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ दैट परसेंटेज एरर इन R will be equal to how much? It will be equal to 2 divided by 50 multiplied by 100 plus 0.2 divided by 20 multiplied by 100, okay। फर्दर सॉल्व करके इसे मैं लिख सकता हूँ एज इक्वल टू 4 + 1, यानी कि 5% का एरर आ रहा होगा R में, ओके। तो माय फाइनल आंसर विल बी 5, ओके। देख सकते हैं आप डिटेल सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा इसका। सो फाइनल आंसर आ जाता है एज 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम द चैप्टर AC। यहाँ आपसे बोला जा रहा है दैट a sinusoidal voltage of peak value 250 volt is applied to a series LCR circuit, जहाँ पे आपकी R की वैल्यू, L की वैल्यू और C की वैल्यू आपको दे दी गई कुछ इस तरह से। अब आपसे बोला जा रहा है कि पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट कंडीशन इज x किलोवोल्ट। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो चलिए, हम जानते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में जो पावर डिसिपेट होगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेसिस्टेंस जो कि सर्किट में होगा, ओके। नाउ इस केस में आपकी R की वैल्यू कितनी है, 8 ओम, और आपका VRMS क्या हो जाएगा, VRMS will simply be equal to peak value which is 250 volt divided by under root of 2, okay, and R is equal to 8 ohm। तो सिंपली सब्सटीट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज को यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि फर्दर सॉल्व करने पे डिटेल सोल्यूशन में आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो आपकी जो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली वो हो जाएगी 4 किलोवाट के बराबर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम द चैप्टर सेंटर ऑफ मास। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक बॉल है जिसका मास कितना है 10 kg, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10√3 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस, और दूसरी बॉल है कितनी 20 kg की, जो कि रेस्ट पर रखी हुई है। अब क्या होता है कि 10 kg की बॉल जाकर के 20 kg की बॉल पे कोलाइड करती है, और कोलिजन के बाद 10 kg की बॉल तो रेस्ट पर आ जाती है, लेकिन 20 kg की बॉल के दो हिस्से हो जाते हैं। एक पीस होता है 10 kg का और दूसरा पीस भी 10 kg का, यानी कि इक्वल मासेस के दो पीसेस बन जाते हैं। नाउ उनमें से एक पीस क्या करता है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देता है विद 10 मीटर पर सेकंड स्पीड, और दूसरा हिस्सा मूव करना स्टार्ट करता है विद 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। नाउ आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ थीटा टू द नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, ओके। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल का अलोंग द एक्स एक्सिस बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इस तरह से हो रहा होगा। लेट्स से बॉल ए थी, बॉल बी थी, ये 10 kg की थी, ये 20 kg की थी, ये रेस्ट पर थी और ये मूव कर रही थी विद 10√3 मीटर पर सेकंड। ये था बिफोर कोलिजन के पहले का केस। अब जैसे ही कोलिजन के बाद की बात करते हैं, तो आफ्टर कोलिजन की बात कर ली जाए तो बॉल ए तो रेस्ट पे आ गई, और बॉल बी के दो हिस्से हो गए 10 kg के, और 10 kg के दो हिस्से। नाउ
एक पार्ट तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकंड अलोंग द y एक्सिस, और दूसरा पार्ट जो मूव कर रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड से कर रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द x एक्सिस समवॉट लाइक दिस। अब मैं बात कर रहा हूं मोमेंटम कंजर्वेशन की बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अलोंग द x एक्सिस। So Pi is the momentum before collision and Pf is the momentum after collision. Okay? तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड के कंपोनेंट कर लेते हैं along the horizontal axis। तो ये क्या हो जाएगा, it will be 20 cos theta. Okay? Now जो आपका मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो क्या हो जाएगा, it will be 10 multiplied by 10 under root of 3 plus 20 multiplied by 0. Why? Because आपकी जो बॉल B थी वो तो रेस्ट पर थी। ओके, नाउ इट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग द एक्स एक्सिस, जो कि क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 0। ओके, ये आपके बॉल ए के लिए लिखा है मैंने। अब बॉल बी का जो हिस्सा y एक्सिस के अलोंग जा रहा था उसके लिए लिख लेता हूं, तो उसके लिए भी क्या लिखूंगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस इस वाले हिस्से की बात कर ली जाए 10 kgs के, जो कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो इसके लिए मैं क्या लिख लूंगा अलोंग एक्स एक्सिस, इट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 cos थीटा। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करके यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एज 100 अंडर रूट ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 200 cos थीटा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ इसे, तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा will be equal to under root of 3/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू सिंपली क्या निकल के आ जाएगी, it will be equal to 30 डिग्री। ओके, तो माय आंसर विल बी 30। अब आप देख सकते हो डिटेल सोल्यूशन कुछ इस तरह से आपका होगा। फाइनली मेरा आंसर आ जाता है 30, विच इज माय करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 6 इज फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का एक सर्किट आपको दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा थ्रू द 5 किलो ओम रेसिस्टर इज x मिली एम्पियर। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखिए सर्किट कुछ इस तरह से, एक बैटरी है जो कि 21 वोल्ट की है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। नाउ इट इज कनेक्टेड टू 5 किलो ओम रेसिस्टेंस समवॉट लाइक दिस, और उसके आगे आप देख सकते हो कि 3 किलो ओम के 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। ओके, तो चलिए लेट अस से कि यहाँ पे से करंट आई फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस सर्किट को रिड्यूस कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कुछ इस तरह से कि यहाँ पे एक 21 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस इज 1 किलो ओम। ओके, और यहाँ पे कुछ इस तरह से एक 5 किलो ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। नाउ इस वाले पार्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 किलो ओम समवॉट लाइक दिस। ओके, ये 1 किलो ओम हो गया, और यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, लेट अस से आई फ्लो कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, दैट आई विल बी इक्वल टू द वोल्टेज 21 वोल्ट डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। जो इस केस में देखिए ये तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में आ जाएंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 किलो ओम plus 1 kilo ohm plus 1 kilo ohm. Okay, so it will be equal to 21 volt divided by 7 kilo ohms. तो यहाँ से I की वैल्यू क्या निकल के आएगी, it will be equal to 3 milli amperes. Okay, तो my final answer will be equal to 3, क्योंकि मुझे आंसर देना था किसमें, x मिली एम्पेयर में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, it will be equal to 3, और आप देख सकते हो डिटेल सॉल्यूशन में कुछ इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फ्रॉम द चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। यहाँ आप देख सकते हो कि आपको बोला गया कि एक 20 kg का यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस दी गई है 0.2 मीटर, और उसे कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है। इनिशियली ये रेस्ट पर है। नाउ आपसे बोला गया कि इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट करवाया जा रहा है थ्रू ए मासलेस स्ट्रिंग, जिसके कारण क्या हो रहा है कि n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मेक कर रही है बिफोर अटेनिंग एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि द वैल्यू ऑफ n क्या होगी टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इस केस में टाउ जो है वो हो जाएगा आपका इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, और इस डिस्क के लिए आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे से इसको कुछ इस तरह से सपोर्ट किया गया है यूजिंग ए पिन। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा लेट अस से mr²/2, where m इज द मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क जो कि आपको दिया गया है 20 kg, r इज द रेडियस व्हिच इज गिवन टू यू एज 0.2 मीटर। ओके, नाउ
यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट अल्फा विल बी इक्वल टू टाउ बाई आई। साथ ही साथ मैं क्या बोल सकता हूँ, जो टाउ हो जाएगा आपका टॉर्क, इट विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द रेडियस। तो आप देख सकते हो कि रेडियस आपकी कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे ये आर, इसे कैपिटल आर कर लें। ओके तो ये आपकी रेडियस आर होगी, ये आपका फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से। साथ ही साथ देखो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इसका क्या मतलब हो जाएगा, दैट साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका टाउ हो जाएगा इक्वल टू एफ डॉट आर। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट अल्फा विल बी इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं दैट अल्फा विल सिंपली बी इक्वल टू 2f बाई एम आर। तो क्या कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पे वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच इज द फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय द मास विच इज 20 kg मल्टीप्लाइड बाय 0.2 विच इज द रेडियस। तो यहाँ से फाइनली आपका अल्फा निकल के आ जाएगा एज 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ जाता है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग एंगुलर वेरिएबल्स। तो अकॉर्डिंग टू विच आई विल बी यूजिंग ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल थीटा। ओके अब आपको क्या बोला गया था कि इनिशियली रेस्ट पर थी, तो आपका जो ओमेगा नॉट है वो 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दैट ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या है 50, सॉरी ओमेगा जिसकी वैल्यू है 50, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो बन जाता है 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का वैल्यू विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाय डेल थीटा। तो यहाँ से डेल थीटा आपका कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और उसे आप जब 2 पाई से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दे देगा। तो देखिए यहाँ पे आपके सोल्यूशन डिटेल्ड में कुछ इस तरह से हुआ है कि डेल थीटा की वैल्यू निकल के आई एज 125 रेडियन, और इसे जब 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाते हैं एज इक्वल टू 20 रेवोल्यूशंस। ओके सो 20 इज गोना बी योर करेक्ट आंसर। Question number 8 is from Modern Physics 1. Okay, तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है that the first 3 spectral lines of hydrogen atom in the Balmer series are given lambda 1, lambda 2, lambda 3. Considering the Bohr atomic model, the wavelengths of first and third spectral lines lambda 1 by lambda 3 are related by a factor of approximately x into 10 to the power minus 1. तो आपको बताना है value of x क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात की जा रही है बामर सीरीज की। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बामर सीरीज में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है फ्रॉम n टू 2, यानी कि किसी भी वैल्यू से 2 में ट्रांजिशन होता है। ओके नाउ साथ ही साथ मैं जानता हूँ दैट 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। नाउ बामर सीरीज की बात कर ली जाए, पहले स्पेक्ट्रल लाइन की, तो फर्स्ट लाइन की अगर बात कर ली जाए तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा होगा, इट विल बी फ्रॉम n2 इज इक्वल टू 3 से n1 इक्वल टू 2 में। और इसी तरह से थर्ड लाइन की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, n2 विल बी इक्वल टू 5 टू n1 इक्वल टू 2 में। ओके तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो डिटेल सोल्यूशन में कि पहली लाइन के लिए मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय लैम्डा 1 की एज दिस, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। और थर्ड लाइन के लिए मुझे 1 बाय लैम्डा 3 मिल जाएगा दिस विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 आपको मिल जाता है एज 15.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी इज इक्वल टू 15। ओके क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर्स। ओके तो देखिए कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है कि 2 थिन मासलेस रॉड हैं आपकी AB और AC, जो कि कुछ इस तरह से अरेंज की गई है, और एक वर्टिकल फोर्स है P जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 100 न्यूटन का, जो कि कुछ इस तरह से अप्लाइड है। तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर मैं इस फोर्स P के कंपोनेंट कर लेता हूं अलोंग द आर्म AC, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा x न्यूटन। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या रही होगी। ओके तो चलिए फिगर के ऊपर आ जाते हैं वापस से। तो आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल 145 डिग्री का है। तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो ये आपका हो जाएगा कितना 90 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल ये आपका हो जाता है कितने का 55 डिग्री का। ओके नाउ
अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से विद ब्लू कलर, देखिए कुछ इस तरह से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल फिर से 90 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल है आपका 55, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी 35 डिग्री। ओके, नाउ इस 35 डिग्री के एंगल के बेसिस पे मैं क्या कर लेता हूँ, इस पी को रिजॉल्व कर लेता हूँ अलोंग द आर्म AC। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, मुझे मिल जाएगा कॉम्पोनेंट ऑफ P अलोंग AC एज इक्वल टू 100 cos 35 डिग्री। नाउ cos 35 डिग्री की वैल्यू आपको दे दी गई है यहाँ पे, देखिए इट इज इक्वल टू 0.819, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 100, आपका हो जाता है 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.819, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो जाता है इक्वल टू 82। ओके, सो 82 विल बी माय करेक्ट आंसर। और आप देख सकते हो सोल्यूशन डिटेल वे में कुछ इस तरह से होगा, आंसर आ जाता है हमारा 82 न्यूटन। सो माय आंसर विल बी 82। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस पेपर के, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 और ये है लॉजिक गेट बेस्ड। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसको। कुछ इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है लॉजिक गेट का। बोला जा रहा है कि इनपुट A आपका 0 है और B आपका क्या है 1 है, और जो आपका आउटपुट है Y इट इज X। तो आपको बताना है कि X की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो A पे आपने दिया कितना 0, B पे आपने दिया 1, तो यहाँ पे आपने 0 दिया तो एज इट इज ट्रांसमिट होके यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या 0। ये है आपका क्या नॉर गेट। नाउ यहाँ पे आपका आ गया 0 एज इट इज, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है जिसे आप क्या बोल सकते हो, नॉट गेट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसमें 0 फीड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इसका उल्टा मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा। तो 1 एज इट इज यहाँ से ट्रांसमिट होके आ जाएगा इसके ऊपर। यह है आपका क्या नैंड गेट। नाउ अब देखिए और क्या हो रहा है, तो यहाँ पे से देखिए वापस से आपने यहाँ पे 1 दिया B पे, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है जिसे आप नॉट गेट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 0, जो कि एज इट इज ट्रांसमिट हो जाता है यहाँ पे। फिर ये 0 यहाँ पे आता है, अगेन एक इन्वर्टर के थ्रू पास होता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, जो कि वापस से फीड हो रहा है जाकर के यहाँ पे। तो देखिए ये है आपका नॉर गेट। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0, जो कि एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, जो कि एक क्या है एंड गेट है। नाउ दूसरी ओर देखिए, तो यहाँ पे आपका नैंड गेट है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1, और 1 ट्रांसमिट होके यहाँ पे आ जाएगा इसके इनपुट पर। तो आप देखिए फाइनली आपके एंड गेट पे 2 इनपुट है 0 एंड 1, तो फाइनली आपका यहाँ पे आउटपुट जो होगा y इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 0, और यही है आपकी x की वैल्यू। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। देख लीजिए एक बार यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में आपका आंसर आ जाता है क्या, इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसी के साथ हमारा डिस्कशन हो जाता है कंप्लीट। होपफुली ये डिस्कशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, साथ ही साथ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी चीज़ों के ऊपर। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू विश यू वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर अटेम्प्ट्स। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, साथ ही साथ हमारे मोशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो प्लीज़ बी मोटिवेटेड, और हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।